viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone, my name is Puneet and from today I'm going to take your MCQ series on your science. So I will cover all your science subject, that is your physics, chemistry and biology. So this session it will be about 25 to 30 minutes and it will contain about 20 to approx 25 questions, right? So we'll cover all your subjects as such related to your science. ठीक है, तो ये जो सेशन स्टार्ट होने वाला है आज, ये MCQ सीरीज का सेशन है. तो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू बायोलॉजी, हमने उसमें भी कवर कर लिया है. सो हमारे कुछ लेक्चर्स होंगे इसके रिलेटेड एंड ये कवर करेगा फॉर ऑल योर एग्जाम्स, वेदर इट इज सब इंस्पेक्टर, वेदर यू आर गिविंग योर accountants, for your accountants you're preparing for your accountant assistant और your सब इंस्पेक्टर, ये हर एक लेवल ऑफ एग्जाम्स को कवर करेगा. पर दिस टाइम इट विल बी समथिंग मोर डिफ़िकल्ट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पर थोड़ा डिफरेंट लेवल हो जाएगा, थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेवल हो जाएगा, राइट? कि आप और प्रिपेयर हो जाओ फॉर योर एग्ज़ाम. ठीक है, सो यू डोंट वरी, आपको कुछ नहीं है, जस्ट टेक आउट योर रजिस्टर्स एंड एट एवरी क्वेश्चन ट्राई टू फर्स्ट पॉज करो, जस्ट ट्राई योर सेल्फ. इफ़ यू डोंट फील लाइक कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है देन जस्ट शिफ्ट टू इट, ओके? देन आप आंसर देखो, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको समझो एंड जस्ट ट्राई टू लर्न इट, राइट? सो इट विल बी ईजी फॉर यू. हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ठीक है? सो यू डोंट वरी, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन की है सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट इट. ठीक है, तो बहुत अब तुम्हारा लेवल वी हैव इंक्रीज्ड इट इन दीज क्वेश्चंस, ओके? जो ऑलरेडी डिफिकल्ट था but still we have increased it, and so that you get more and more new questions and new MCQs related to your exams, okay? So let's start without wasting your time. Your first MCQ, where is glycogen stored? A, liver and muscles, B, liver only, C, muscles only, or D, pancreas. Okay, so where is glycogen stored? हमने अगर if you remember, you can pause it, you can write your answer and after that unpause it and just see my explanation and my answer and just give yourself a score, right? So let's start now. Okay, ग्लाइकोजन स्टोर्ड, हमने अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि ग्लूकोज हम लेते हैं और ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं, राइट? कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इट इज़ लीवर एंड स्केलेटल मसल्स. ठीक है, सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. ठीक है, सो नेक्स्ट बोला, प्रोटीन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजिंग इज ए कोलेजन, बी इलास्टिन, सी एक्टिन, डी मायोसिन. If you remember, it's not myosin, it's myosin. It is not S, it is myosin, right? Please correct your spellings, okay? Myosin होता है, don't get confused. अब ये सारे प्रोटीन्स हैं, तो एजिंग के लिए कौन सा इन पर्टिकुलर है कि अगर इफ़ इट इज़ एट डिफरेंट लेवल की कम लेवल्स में अगर इनमें से कोई प्रोटीन होगा तो उसकी वजह से एजिंग होगी, मतलब तुम्हें रिंकल्स पड़ जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ना, या तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी लूज़ हो जाएगी, वो ऐसे सप्पल सी नहीं रहेगी. ठीक है, सो कौन सा है कि तुम्हारी एजिंग शो करेगा, वो कौन सा है? सो इट इज़ योर कोलेजन. ए कोलेजन इज़ योर करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर हम देखें, हमने ये देखा है जो कोलेजन और इलास्टिन है, ठीक है, अब इनका डिफरेंट फंक्शन है. अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कोलेजन और इलास्टिन, बेसिकली ये तुम्हारी स्किन के लिए प्रोटीन होता है जो उसके शेप एंड टेक्सचर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है. क्या करता है? मेंटेन करके रखता है. सेम गोज फॉर योर एक्टिन एंड मायोसिन. जो एक्टिन और मायोसिन है ये मसल्स में प्रेजेंट होता है तुम्हारा प्रोटीन, ठीक है, और ये उसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, राइट? राइट, सो दिस इज योर एक्टिन एंड मायोसिन.
तो ये प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि इन केस अगर तुम्हें आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए ये स्केलेटल मसल्स में होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. दिस इज़ फॉर इलास्टिसिटी, सपल स्किन के लिए जो होता है तुम्हारी. सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है जो एजिंग के रिलेटेड है वो है ए, कोलेजन. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following is not a mucopolysaccharide? So your answer is A, heparin, B, chondroitin sulfate, C, hyaluronic acid और D, inulin. देखो हमने ये पढ़ चुके हैं, राइट? पढ़ा नहीं है. आई थिंक इट्स समथिंग बहुत डिफिकल्ट लेवल होगा तुम्हारे लिए. जिनको थोड़ी वो नॉलेज होगी या इट्स रिलेटेड टू योर साइंस, दे मस्ट नो इट, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर everyone else. Okay, so you tell me your answer. C. My answer is D, inulin. क्या है? inulin. पहली चीज़ डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. ठीक है. जो इधर से तुम्हें पता चल गया है जो हेपारिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और हाइलोरोनिक एसिड क्या है तुम्हारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और इनुलिन क्या है तुम्हारा होमोपॉलीसैकेराइड. पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है. अब आएंगे इनकी दोनों की डेफिनेशंस पे. अब जो तुम्हारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड है इसका दूसरा नाम भी है. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज अनदर नेम फॉर म्यूकोपॉलीसैकेराइड? दैट इज ग्लाइको एमिनो ग्लाइकन्स. क्या है? ग्लाइको एमिनो ग्लाइकन्स. ठीक है. जो ग्लाइको एमिनो ग्लाइकन्स होता है इसमें मतलब ग्लूकोज भी अवेलेबल है, इसमें एमिनो भी अवेलेबल है, तो इसमें प्रोटीन भी है और तुम्हारा शुगर भी है. तो जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है ये इन दो चीज़ों से बना होता है, राइट? तो इन दो चीज़ों को मिलके बना होता है. सो इट्स अनदर नेम. म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो गया, ये शुगर मॉलिक्यूल का लॉन्ग चेन होता है. ठीक है. बेसिकली ये जो होता है ये क्या करता है, ये जॉइंट्स जो होते हैं हमारे उसको क्या करेगा, लुब्रिकेट करता है. क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, पहली चीज़. ठीक है. जो तुम्हारा इनुलिन है, इनुलिन जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है? इट्स अ होमोपॉलीसैकेराइड. क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड. ठीक है. इसका मतलब जो इनुलिन है तुम्हारा वो एक टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से बना है. क्या बना है? एक टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से बना हुआ है. ठीक है. अगर वो गैलेक्टोज से बना है तो गैलेक्टोज से ही बना है, अगर वो ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोज से ही बना है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एंड दिस वन. ठीक है. तो ये इनुलिन हो गया. और हेपारिन के बारे में मैंने तुम्हें अलग से बता दिया हुआ है कि हेपारिन, इफ़ यू रिमेंबर कि विटामिन के जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि विटामिन जो क्ले है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है, राइट? पर जो इसके इफेक्ट को कौन हिंडर करता है? दैट इज़ हेपारिन. वो क्या करता है? इट एक्ट एज एन एंटी कोगुलेंट. क्या करता है? एंटी कोगुलेंट की तरह एक्ट करता है. ठीक है. और तुम्हारा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट क्या करता है? जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है तुम्हारा वो जो होता है ये तुम्हारे कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? तुम्हारे कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, राइट? सो फॉर दिस विच इज़ नॉट अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, आई होप यू गेट योर आंसर, दैट इज इनुलिन. ठीक है. चले आगे. प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी? ए, कार्बोहाइड्रेट्स, बी, प्रोटीन्स, सी, फैट्स और डी, फाइबर्स. ठीक है. So your correct answer is A. That is your carbohydrates. क्या है? A तुम्हारा है carbohydrates. ठीक है. अब बेसिकली दो में ही कन्फ्यूजन होती है क्योंकि तुम्हारा एनर्जी का सोर्स दो ही थे, दैट इज एनर्जी एंड फैट्स. ये भी तुम कह सकते हो कि फैट्स तो हमें 2 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं. यू नो दैट 2 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देता है. ये देता है समथिंग 9.2 और कार्बोहाइड्रेट देता है 4.8 kg मिलीग्राम पर kg, राइट? सो यू कैन से कि ये ज़्यादा एनर्जी देता है. पर जो हमारा प्राइमरी सोर्स है जो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज हमने किया है वो हमेशा हम कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ ग्लूकोज करते हैं, फिर वो आगे जाके ग्लाइकोजन में स्टोर होता है. ठीक है. जो सोर्स है एनर्जी का जो हम नॉर्मली खाते हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ए इज़ योर करेक्ट आंसर. Now, the normal blood glucose level of an adult in the post-absorptive state is A, 40 to 60 milligram. यहाँ पे गलत है, 60. Okay. Then 80 to 100 milligram per dl deciliter, 120 to 130 milligram per deciliter, 160 to 180 gram deciliter. Now,
इसका करेक्ट आंसर है 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू योर एक्सप्लेनेशन. अब जो तुम्हारा जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए इट इज़ 90 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना है. ठीक है, तुम्हारे जो ग्लूकोज ब्लड में नॉर्मली पड़ा होता है वो इतना पड़ा होता है. एब्जॉर्प्टिव स्टेट, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, पोस्ट मतलब जब तुमने एक मील ले ली उसके वेलकम एवरीवन गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है. अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें. और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है. गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स. मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा. और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है. दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ आरएस अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है जेकेपीएसआई. तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से जेकेपीएसआई को दें. तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप. उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा. और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप. उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको एक्सेस मिल जाएगा. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. उसके बाद क्योंकि एब्जॉर्प्टिव, अब एब्जॉर्ब भी होता है क्योंकि जब तुमने ग्लूकोज लिया अब वो तुम्हारे ब्लड में जाएगा. जो ग्लूकोज तुम्हारे ब्लड में जाएगा अब वो ब्लड से तुम्हारे मेटाबोलाइज्ड होगा, वो डाइजेस्ट होगा, वो एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगी. तो जब एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है तुम्हारे खाने की, वो टिश्यूज़ में जाएगा ना, तो वो कितना कम हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, तब कितना होगा, तब उसमें होगा तुम्हारा 80 to 100 मिलीग्राम पर DL. तब तुम्हारा कितना होगा 80 to 100 मिलीग्राम पर DL. ठीक है, तो थोड़ा जो तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब वो टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो गए. सो B इज़ योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मिल्क प्रोटीन. इफ़ यू हैव अटेंडेड माई प्रीवियस लेक्चर्स तो तुम्हें पता होगा मैंने उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि मिल्क प्रोटीन हमारा क्या है. सो A लैक्टोजन, B मायोसिन, C कैजीन या D पेप्सिन. जो करेक्ट आंसर इज C कैजीन. अगर तुम्हें याद होगा हमने एक चीज़ पढ़ी थी पेप्सिन के बारे में. जो पेप्सिन है बेसिकली ये तो तुम्हारा एंजाइम है, राइट है ना. ये एंजाइम है जो तुम्हारे स्टमक वगैरह में प्रेजेंट होता है. लैक्टोजन, मायोसिन भी अभी अभी हमने पढ़ा, ये मसल्स के रिलेटेड है. तो मिल्क प्रोटीन तुम्हारा कैजीन है. C इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है. A पैराथायरॉर्मोन, B इंसुलिन, C ग्लूकोज या D विटामिन B12. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर इंसुलिन. B इज़ योर करेक्ट आंसर. अब मेटाबॉलिज्म होती क्या है, मेटाबॉलिज्म जो तुम्हारी होती है दिस इज़ बेसिकली कि जब तुमने इंजेस्ट किया फिर उसके बाद तुम्हारी डाइजेशन हुई, फिर एब्जॉर्प्शन हुई, एसिमिलेशन हुई और एक्सक्रीशन हुई. इस पूरे प्रोसेस को मेटाबोलाइज कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म की बात आ गई, राइट. कि पहले वो इंजेस्ट कर रहे हो, फिर डाइजेशन हो रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन. ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज कैसे हो रहा है. तो उसको कंट्रोल कौन क्या करे, जब तुम्हारा ग्लूकोज ब्लड में आ गया उसको पहुंचाने का, उसको कंट्रोल कि इतना ब्लड में रहना चाहिए, इतना जाना चाहिए, वो कौन हेल्प कर रहा है. यू शुड नो दिस, इट इज़ इंसुलिन. ऑब्वियसली हमने कहा था अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो डायबिटीज़ करेगा. ये भी हमने पढ़ा है ना कि डायबिटीज़ करता है. ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हैं कि ब्लड में इतना सारा ग्लूकोज रहे, तो उसको कंट्रोल और मेंटेन करके कौन रखेगा, वो मेंटेन करके रखेगा इंसुलिन. सो B इज़ योर करेक्ट आंसर. चले, समझ आ गया. नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज इन अ बॉडी आर कॉम्प्लेक्स.
अब एंटीबॉडीज़ जो होती हैं दे आर स्टेरॉइड्स, बी प्रोस्टाग्लैंडिन, सी ग्लाइकोप्रोटीन्स और डी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। जो तुम्हारा एंटीबॉडीज़ होते हैं वो क्या हैं, स्टेरॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या लिपोप्रोटीन्स हैं। देखा जाए सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एंटीबॉडीज़ जो तुम्हारी होती हैं, सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लूकोज का ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अब जो तुम्हारी एंटीबॉडीज़ होती हैं ब्लड में प्रेजेंट होती हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा गया है। तुमने पढ़ा है IgA, MDE, ये तुम पढ़ चुके हो, राइट। और मैंने ये भी कहा था ये बी सेल्स प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, ठीक है, तुम्हारे ब्लड में सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ फाउंड इन ATP, तुम्हारे ATP में कौन सा शुगर मिलता है, ए डीऑक्सीराइबोस, बी राइबोस, सी ट्रीहेलोस या डी ग्लूकोज, राइट। तो इनमें से कौन सा शुगर तुम्हारे ATP में मिलता है, करेक्ट आंसर इज बी राइबोस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ATP जो होता है ना वो होता है तुम्हारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इफ़ यू रिमेंबर तुमने ये पढ़ा हुआ है, जो ATP किस फॉर्म में तुम्हारे टिश्यू होता है, इट्स एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो अब बेसिकली इसका ना एक केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि अगर एक एडिनोसिन का बेस होता है ना, एडेनिन जो होता है ना उसका एक बेस होता है, ठीक है, और क्या होते हैं 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट होते हैं, 1 2 3 फॉस्फेट होके। अब ये ट्राइफॉस्फेट और ये एडिनोसिन किससे जुड़े होते हैं, शुगर से जुड़े होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल से। वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, राइबोस शुगर। जस्ट तुम्हें इतना याद रखना है कि ATP है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें जो 3 फॉस्फेट्स हैं और जो एडेनिन का बेस है वो किससे, इसका स्ट्रक्चर किससे जुड़ा हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ योर राइबोस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे। नाउ विच शुगर अकर ओनली इन मेमल्स, अब मेमल्स में कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा, जस्ट यूज योर ब्रेन। ट्री हेलोस, जो ट्री हेलोस होता है ना, लेट मी टेल यू, ट्री हेलोस हो गया 2 ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है, डन। अब चलें आगे, बी गैलेक्टोज, सी लैक्टोज और डी मैनोज। अब कौन सा शुगर तुम्हारे मेमल्स में होता है, ये बहुत सिंपल है, योर मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन तो नहीं कहूँगी, इट्स अ मिल्क शुगर। कौन सा होता है मिल्क शुगर, दैट इज योर लैक्टोज, और यही है जो इन योर मेमल्स में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली इन योर ब्रेस्ट, जो फीमेल्स की ब्रेस्ट होगी उसमें। सो सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। द ब्लड ग्रुप प्रोटीन ऑफ अ मैन इज कम्पोज्ड ऑफ, अब ब्लड ग्रुप प्रोटीन जो होता है, अब जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें कौन सा प्रोटीन अवेलेबल होता है, ठीक है, ए ग्लाइकोप्रोटीन, बी म्यूकोप्रोटीन, सी लिपोप्रोटीन या डी फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है। सो ए है तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन, मैंने पहले ही बता दिया है कि आगे हमने एंटीबॉडीज़ की बात की तो तुम्हारे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। Now food material like egg mark and ISI are beneficial for A consumer, B producer, C both A and B और D none of the above, ठीक है। अब जो एग मार्क और ISI है, ठीक है, ये हैं क्या, पहले अगर तुमने देखा होगा जो तुम्हारे खाने पीने का सामान आता है और ये तुम्हारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे, उनके पीछे ये साइंस पढ़ने होते हैं। इन साइंस का मतलब क्या होता है, इन साइंस का मतलब होता है ये क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं, ये क्वालिटी चेक बताते हैं कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये चेक होकर आई है, ठीक है। इन 2 साइंस का यही मतलब है। अब इनकी फुल फॉर्म्स, जो एग मार्क होता है इट इज़ फॉर, AG मार्क है तो एग का मतलब होता है एग्रीकल्चरल, AG स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्क, मतलब जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आएंगे उनके लिए एग मार्क साइन होता है। और ISI होता है इंडियन स्टैंडर्ड Institute. Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स, यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, MCQ सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स।
गाइस फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं. सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप. इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है. क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, राइट. जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा जो साइन होगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का, ये आगे जो तुम्हें ध्यान रखना है, दैट इज़ ये होता है फॉर योर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आएंगे, और दूसरा कौन सा आएगा? एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और दूसरा जो तुम्हारे होंगे दैट इज़ फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. तो ISI होता है फॉर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और एग्रीकल्चर के लिए एग्मार्क होता है. सो ये दोनों के लिए होता है. ऑब्वियसली क्वालिटी चेक दोनों के लिए, कि प्रोड्यूसर के लिए इसलिए अच्छा है कि ऑब्वियसली क्वालिटी चेक होगी तो कंज्यूमर्स को भरोसा होगा एंड मोर सेल होगी उनके प्रोडक्ट की, और कंज्यूमर को एक सेटिस्फैक्शन होगी, तभी वो चीज़ खरीदेगा. तो ये दोनों के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है. सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, bland diet is prescribed for person suffering from A. peptic ulcer, B. gastritis, C. ulcerative colitis या D. all of the above. ठीक है. अब जब हम bland diet की बात करते हैं, है ना, तो bland diet है क्या? पहले आप बताएं. bland diet, हम एक balanced diet अब तक सुनते आए थे. what is bland diet? bland diet हो गया कि जब तुम एक फीका खाना खा रहे हो विदाउट एनी स्पाइसेस या कुछ भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें सिंपल सादा खाना रखना पड़ता है, लाइक खिचड़ी एंड ऑल. तो स्पाइसेस नहीं कंज्यूम कर रहे. क्यों? देखो, क्योंकि तुम्हें अल्सर्स हो चुके हैं, तो तुम्हारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तुम्हें कुछ खाना पच नहीं रहा है. ठीक है. तो जब तुम्हें खाना पच नहीं रहा होगा, सो ऑब्वियसली वो किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली पेप्टिक अल्सर्स, तुम्हारे पेट में अल्सर्स हो गए हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है. फॉर योर गैस्ट्राइटिस, गैस हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो चुकी है. अल्सरेटिव कोलाइटिस तुम्हारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है. सो तब इन सब केसेस में, क्योंकि अल्सर्स हो जाते हैं, सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे मुंह में इन्फ्लेमेशन या अल्सर्स होंगे, तुम खाना नहीं खा पाते हो ना स्पाइसी. सेम थिंग, नमक मिर्च के बिना सिंपल सादा खाना तुम्हें खाना पड़ता है कि फर्दर ये उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. तो वो किसके लिए होता है? It is for all the cases, so D is your correct answer. ठीक है. Now, protein most abundant in human body are A. collagen, B. myosin, C. actin और D. albumin. कौन सा प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? So it is A. collagen. क्या है? A. collagen. ठीक है. A diet high in saturated fats can be linked to which of the following? अब saturated fat से क्या हो सकता है? A. kidney failure, B. bulimia, C. anorexia, D. cardiovascular disease. I hope आप साथ साथ पॉज करके देख रहे हो. You're checking your answers too and you're writing your answers. हाँ. So D तुम्हारा करेक्ट आंसर, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज. मैंने तुम्हें लेक्चर्स में बताया था जो फैट है उसका इफेक्ट सीधा तुम्हारे CVS और हार्ट अटैक, तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर लेक्चर्स, राइट. किडनी फेलियर, बाकी 2 टर्म्स हैं, इसके बारे में जान लो. बुलिमिया हो गया कि एक इमोशनल डिजीज़ होती है. इसमें क्या होता है? यू आर ऑब्सेस्ड विद योर वेट. तुम्हें होगा कि तुम्हें वेट लॉस करना है, कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे वेट लॉस करना है. ये एक बीमारी होती है साइकोलॉजिकली. एनोरेक्सिया क्या होता है? कि तुम ना खाना पीना छोड़ रहे हो, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब तुम प्रॉपरली खा नहीं रहे हो, यू नॉट हैविंग योर प्रॉपर फूड. सो एनोरेक्सिया वो हो गया. ठीक है. ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, बाकियों के मतलब. ठीक है. डी है तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डी इज योर आंसर. Which is a major protein of muscle fiber of meat? A. myosin, C. leucin, B. leucin, C. albumin, D. globulin. क्या है करेक्ट आंसर? A. myosin. क्या है? A क्या है तुम्हारा? myosin. ठीक है. अब मैंने अभी ऊपर तुम्हें मायोसिन और एक्टिन के बारे में बताया था, ये तुम्हारे मसल्स में होते हैं. तो जब तुम मीट खाते हो, अब जो बॉडी बिल्डर्स होंगे या जो जिम जाते हैं उनको पता है कि मीट में प्रोटीन होता है, तो तभी तुम उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हो, खाते हो ना सबसे ज़्यादा मीट,
क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन तुम्हारे मसल्स बिल्डअप करने के लिए कौन हेल्प करता है, कौन सा प्रोटीन होता है, वो होता है मायोसिन। ठीक है, चलें। The food prepared by the plant is stored in the form of A. cellulose, B. starch, C. protein और D. glucose। तो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है फूड? इन द फॉर्म ऑफ A. cellulose, B. starch, C. protein और D. glucose। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब जो तुम्हारा क्या है, बी स्टार्च इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है जो सेलुलोज और स्टार्च है वो क्या है तुम्हारे? पॉलीसैकेराइड्स है ना, ये भी पता है। इवन अगर तुमने लेक्चर सुने होंगे फोटोसिंथेसिस में भी स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर किया जाता है, हम बात करते थे राइट कि प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है, हमारे में किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज पॉलीसैकेराइड्स, यू शुड नो दैट। ठीक है, नेक्स्ट, to test for the presence of carbohydrates, protein and fats, which of the following are required? A. Solution of iodine, B. Copper, C. Sulfate, D. Caustic soda. Choose the correct code. Only one, only two, all or none of the above. ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कौन सा फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड, कौन सी रिक्वायरमेंट होता है? तो बेसिकली तुम्हारे लिए ये चारों रिक्वायर्ड होते हैं तुम्हारे टेस्ट करने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब जब तुम्हारे खाने को टेस्ट किया जाएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन या फैट है। तो रिमेंबर दीज फोर। अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कॉपर और सल्फेट भी अलग दिए, बेसिकली हम कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट्स ओनली वन, टू, ऑल और नन ऑफ द अबव। सो सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है जो यू शुड नो, वो है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करते हैं तो वो कौन सा कलर देता है? वो देता है योर ब्लैक ब्लू कलर। कौन सा कलर देता है? इट गिव्स अप द ब्लैक ब्लू कलर। ये भी क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, और यू कैन से ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। और प्रोटीन्स को कौन सा कलर देते हैं कन्वर्ट होने पे? वायलेट कलर। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए, ये भी दो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट करने पे कौन सा कलर देता है और प्रोटीन कौन सा कलर देता है, राइट? ये तुम्हें पता होने चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन ए पिजन पी, बी सोयाबीन, सी हॉर्स पी या डी वीट। हम पढ़ चुके हैं जो वेजिटेरियंस का प्रोटीन सोर्स क्या होता है? इट इज बी सोयाबीन। क्या होता है? बी सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ब्यूट्रिक एसिड इज फाउंड इन ए बटर, बी फ्लेक्सीड, सी कॉर्न, डी रिफाइंड ऑयल। तो ब्यूट्रिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? ए बटर में। सो यू कैन रिमेंबर बी फॉर ब्यूट्रिक एसिड, ए फॉर बी फॉर बटर। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर ये है कि जो ब्यूट्रिक एसिड तुम्हारा होता है ना, ये एसिड है जो मोस्टली तुम्हारे मिल्क प्रोडक्ट्स में तुम्हें मिलेगा। दैट इज इन मिल्क, इन घी, इन चीज़ में ये तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, राइट? प्लांट ऑयल्स में मिलेगा, एनिमल फैट में मिलेगा। ठीक है, तो जो है ये ब्यूट्रिक एसिड सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है। घी। ठीक है, now glucose is also called as A dextrose, B corn sugar, C grape sugar, D all of the above. So what is your correct answer? तुम्हारा correct answer है all of the above, right? D is your correct answer. अब जो तुम्हारा जो ग्लूकोज होता है, ये तुम इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, इसको कॉर्न शुगर क्योंकि कॉर्न में प्रेजेंट होता है, ग्रेप शुगर क्योंकि ये ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होता है। अब इसके और भी नाम हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। दैट इज़, इसको एल्डोज भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हेक्सोज भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। ये तीन नए नाम हैं और ये तीन नाम, राइट? सो तुम्हें कॉमन नेम्स ग्लूकोज के पता होने चाहिए। यू नेवर नो कि कौन सा इनमें से डाल दें, या ऑल ऑफ द अबव कर दें, या कहीं चॉइस करो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। सो यू शुड नो इट।
Dextrose, corn sugar, grape sugar, aldose, hexose and reducing sugar is your correct answer. ठीक है, so इसमें तो D तुम्हारा all of the above है. Done. So this was your session of your constituents of food. I know there were many new questions for you. I hope please solve it. इसको 2 से 3 बार practice करोगे, you'll get to know it. I have explained it already. किसी को इतना deep मत जाओ, just know the explanation and just move on, right? So I hope आपने अपने correct answers भी देख लिए होंगे and tally करो, just see your score next time. I hope you better more scores for it, right? And in your next lecture, I hope please तुम vitamins and minerals पढ़ के आना so we can discuss MCQs related to it. ठीक है, so your next session will be MCQ series will be related to your vitamins and minerals, right? So 20 back-to-back questions. Just get prepared so that you can easily answer your questions, right? So very all the best to you all. ठीक है, and do